नमस्ते। आज की चर्चा में एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शुरू होता है सदियों पुराने मानव इतिहास की गुफाओं से और हमें ले जाता है आधुनिक फाइनेंस के स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लेक्स कानूनों तक। दरअसल इंसान ने शुरू से ही जोखिम यानी रिस्क को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज बांटने की कोशिश की है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमने अपनी वेल्थ और खतरों को एकजुट करना यानी पूल करना सीखा और कैसे ये छोटी सी आदत आज के मैसिव कैपिटल मार्केट्स में बदल गई। तो चलिए फटाक से देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे विनिमय यानी एक्सचेंज के डीप हिस्ट्री से, फिर समझेंगे वेलिंग और वेंचर कैपिटल का आपस में क्या कनेक्शन है। उसके बाद आएगा म्यूचुअल फंड्स का उदय, उनका ईटीएफ्स के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन, एक फंड मैनेजर का असली काम और आखिर में रिस्क को कंट्रोल करने वाले 1940 के जरूरी रूल्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज के पुराने इतिहास और रिसोर्सेज को एकजुट करने के इस आइडिया की शुरुआत पर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मेरा मतलब है लाखों साल पीछे, तो हम पाएंगे कि इंसान की फितरत रही है मिल बांटकर अपने ऊपर आने वाले रिस्क को कम करने की। कबीलों और रिश्तेदारियों में शिकार और रिसोर्सेज का बांटा जाना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। एक फेल हुआ तो दूसरा मदद कर देगा। फिर आते हैं 1780s में, जहां स्पिनिंग जेनी जैसी उस जमाने की हाईटेक मशीन्स को फंड करने के लिए लोगों ने आपस में पैसा पूल किया। 1800 के एक्सट्रीम रिस्क वाले समुद्री शिकार यानी व्हेलिंग सफर को ही देख लीजिए, और फिर वहां से 1946 में मॉडर्न वेंचर कैपिटल का आकार लेना। ये सारी बातें दिखाती हैं कि रिसोर्सेज शेयर करके डिजास्टर को टर्न अराउंड करने का ये कॉन्सेप्ट हमारे डीएनए में हमेशा से रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुराने ज़माने की उस एक्सट्रीम रिस्क वाली वेलिंग और आज के वेंचर कैपिटल में आखिर क्या रिश्ता है। हार्वर्ड प्रोफेसर टॉम निकोल्स इस पर एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। उनके मुताबिक 19वीं सेंचुरी की वेलिंग और आज का मॉडर्न वेंचर कैपिटल लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों में एक ही मेन कॉन्सेप्ट काम करता है, लॉन्ग टेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी आसान शब्दों में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाएंगे। जैसे 1820 में एसेक्स जहाज डूब गया था, रिस्क बेहद खतरनाक होता है, लेकिन जो एक दो प्रोजेक्ट्स हिट हो जाते हैं वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो के नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाती है। लेकिन सोचिए, इस हाई रिस्क गेम को एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रूप आखिर कब मिला? साल था 1946। इसे वेंचर कैपिटल का चमत्कारी साल या एनस मिराबिलिस भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में जॉक विटनी और जॉर्ज डोरियोट जैसे पायोनियर्स ने अमीर परिवारों के अनइनफॉर्मल नेटवर्क्स को लिया और उन्हें एक पक्का इंस्टीट्यूशनल आकार दे दिया। उन्होंने फॉर्मली नए बिजनेसेस में वेल्थ पूल करने का रास्ता बनाया। समय के साथ वीसी इंडस्ट्री का काम करने का तरीका भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हुआ। जैसे आर्थर रॉक स्पेसिफिकली इंसानों पर यानी फाउंडर्स पर इन्वेस्ट करते थे। डॉन वैलेंटाइन का फोकस कंप्लीटली मार्केट्स पर होता था। लेकिन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा शिफ्ट लाए टॉम पर्किंस। उन्होंने स्पेसिफिकली एक्टिव वैल्यू एडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल की शुरुआत की। इसका मतलब था कि सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स के मैनेजमेंट में एक्टिव हिस्सेदारी लेनी ज़रूरी है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आज सिलिकॉन वैली पूरी तरह इसी फिलॉसफी पर चलता है। अब यहाँ एक बड़ा और बिल्कुल जायज़ सवाल उठता है, ये जो ज़बरदस्त वेल्थ जनरेशन की मशीनरी बन रही थी, ये तो आमतौर पर सिर्फ अमीर वेलिंग फैमिलीज या उन बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट तक ही सीमित थी। तो एक आम नागरिक जो छोटी बचत करता है, वो ऐसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा कैसे उठा सकता है? और यही एंट्री होती है पब्लिक के लिए स्पेसिफिकली बनाए जा हुए एक नए इन्वेस्टमेंट व्हीकल की, म्यूचुअल फंड्स। साल 1924 बॉस्टन शहर, यहाँ पहला म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश हुआ। ये बेसिकली एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि हजारों आम इन्वेस्टर्स से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स उस पैसे से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस इन्वेंशन ने सच में वेल्थ बिल्डिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब किसी को अमीर बनने के लिए खुद समुद्र में उतरकर वेल पकड़ने जैसा लाइफ एंड डेथ रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी के जरिए अब एक अनुशासित ढंग से पैसा लगाना सबके लिए पॉसिबल हो गया। आइए अब इन रिटेल पूलिंग व्हीकल्स को थोड़ा और डीपली समझें और आज के दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के कोर डिफरेंसेस देखें। दोनों को आमने सामने रखकर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसी रेगुलर स्टॉक की तरह दिन भर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इनका प्राइस रियल टाइम चलता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स सीधे फंड हाउस से खरीदे जाते हैं और इनकी एनएवी यानी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार अपडेट होती है।
कॉस्ट के मैटर में ETFs आमतौर पर काफ़ी सस्ते होते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि ETFs ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट होना लाजमी है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में बिना डीमैट के भी एक डिसिप्लिन्ड ऑटोमेटेड SIP आसानी से चलाई जा सकती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो और टैक्स की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत में इन दोनों ही इक्विटी व्हीकल्स पर टैक्स लगने का तरीका लगभग एक जैसा है, और ये मोस्टली डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पर। अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम रखी गई है तो स्ट्रेट 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। लेकिन वहीं अगर पेशेंस दिखाया जाए और 1 साल से ज्यादा रोक लिया जाए तो लॉन्ग टर्म टैक्स रेट सिर्फ 12.5% लगता है। सिंपली पुट, सिस्टम चाहता है कि इन्वेस्टर लंबे समय तक मार्केट में बने रहें, और उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं उस ह्यूमन एलिमेंट की तरफ जो इन मैसिव पोर्टफोलियोज को मैनेज करता है, यानी फंड मैनेजर की भूमिका। इन बड़े फंड्स के पीछे जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उनका काम बिल्कुल आसान नहीं होता। एक टॉप टियर फंड मैनेजर के पास लाखों डेटा पॉइंट्स और वास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने की तगड़ी एबिलिटी होनी चाहिए। उससे भी बढ़कर चाहिए एक सॉलिड डिसिप्लिन, ताकि जब मार्केट में अफरा तफरी मचे तो वो इमोशनल डिसीजंस ना ले बैठें। उन्हें एक ही टाइम पर 2 चीजें करनी होती हैं। पहला, रिटर्न्स बढ़ाना, और दूसरा, अचानक आने वाले मार्केट क्रैश से पब्लिक के पैसे को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना। ये लगातार एक बैलेंस मेंटेन करने जैसा है। और इस इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करने के आमतौर पर 2 तरीके होते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट में एक मैनेजर लगातार मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए भारी रिसर्च और ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से फंड्स थोड़े महंगे होते हैं। दूसरा तरीका है पैसिव मैनेजमेंट। यहाँ कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस मैनेजर छापकर किसी मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देता है। यह हाईली कॉस्ट एफिशिएंट है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती, और बेसिकली मार्केट के बराबर स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहते हैं। एंड ऑफ द डे चॉइस यही होती है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर मार्केट को हराने का रिस्क लें या सस्ते में पैसिवली मार्केट के साथ चलते रहें। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, रेगुलेटिंग रिस्क और 1940 का अधिनियम। सोचिए, जब पब्लिक का इतना बड़ा और मैसिव पैसा एक जगह पूल होने लगा तो स्ट्रिक्ट गार्ड रेल्स का होना जरूरी था, ताकि लोगों के पैसे के साथ खेल ना हो। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940 आधुनिक म्यूचुअल फंड्स के संचालन की वो सबसे मजबूत नींव है। इसे स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को मिनिमाइज करने और जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस एक्ट के लगाए गए इन स्ट्रिक्ट रूल्स को देखिए। पहला, फंड्स मार्जिन पर यानी उधार पर सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल मना है। तीसरा, रियल एस्टेट या कमोडिटीज में सीधे पैसा नहीं लगाया जा सकता। और एक बड़ा रूल ये कि किसी भी सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर्स वो होल्ड नहीं कर सकते। इन प्रोहिबिशंस का इंपैक्ट बड़ा डायरेक्ट था। पुराने जमाने के उन बेहिसाब खतरनाक वेलिंग वॉयेजेस वाले एक्सट्रीम रिस्क्स अब आज के आम म्यूचुअल फंड्स के लिए कानूनन इम्पॉसिबल हो गए। इसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और सेफ्टी वाला नंबर है 300%। इसका सीधा सा मकसद है फंड्स को डेंजरस ओवर लेवरेजिंग से बचाना। अगर कोई ओपन एंड रजिस्टर्ड फंड बैंक से थोड़ा भी कर्ज लेता है तो उसके पास उस बोरोइंग्स का कम से कम 3 गुना यानी 300% एसेट कवरेज मेंटेन रखना लाजमी है। ये रूल संकट के वक्त एक बड़े बफर की तरह काम करता है, ताकि सब कुछ ना टूट जाए। और कंप्लायंस की इस दुनिया में एक बड़ा मजेदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है, जिसे दी 80% नेम टेस्ट रूल कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो लेबल बाहर लिखा है, ठीक वही मटेरियल अंदर होना चाहिए। अगर कोई फंड खुद को टेक्नोलॉजी फंड बुलाता है तो स्ट्रिक्ट रूल है कि उन्हें अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना होगा। ये इंश्योर करता है कि कोई फैंसी लेबल लगाकर पब्लिक को मिसगाइड ना किया जा सके। तो हमारी आज की ये लंबी और फैसिनेटिंग चर्चा अब अपने अंत पर आ गई है। प्राचीन कबीलों में मिल बांट कर रिस्क उठाने से लेकर आज के स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड 21st सेंचुरी फाइनेंशियल मार्केट्स तक हमने एक जबरदस्त सफर तय किया है। लेकिन सोचिए, अगला कदम आखिर क्या होगा? रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करने की इंसान की ये जो इतनी पुरानी बुनियादी आदत है, ये आने वाले वक्त में कौन से नए और एडवांस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जन्म देगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आगे भी क्यूरियोसिटी बनाए रखेगा। आज के इस एनालिसिस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।